डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और उन्हीं के परिश्रम की वजह से हमारे घरों तक, हमारी थाली तक भोजन पहुंच पाता है और देश तरक्की के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ पा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश और आत्मनिर्भर बने, विश्व पटल पर अपने आप को और मजबूती से स्थापित कर पाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपने किसानों का आर्थिक विकास करना होगा, उन्हें विकास की धारा से और मजबूती के साथ जोड़ना होगा। इसीलिए कृषि दर्शन का प्रयास होता है कि ऐसी जानकारियां किसानों तक सही समय पर पहुंचती रहें, जिनका वो उचित लाभ उठा सके, अपनी आय में वृद्धि कर सके, नई तकनीक को कृषि में शामिल कर सके और इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। और आइए सबसे पहले नजर मंत्रालय से। आइए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से DPPQS के उप निदेशक डॉक्टर VD निगम हमें जानकारी दे रहे हैं कि मूंग की फसल में फली भेदक और साथ ही सुंडी की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। इससे हमारे किसानों को काफी नुकसान हो जाता है, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि उचित समय पर उचित उपाय किए जाएं। जैसा कि आपको सभी मालूम है कि जायद क्रॉप की फसल लगी हुई है और इसमें मुख्य रूप से मूंग और उड़द लगाई गई है किसानों द्वारा। और मूंग क्रॉप में बहुत तरीके के सुंडी और फली छेदक लगते हैं। जो नुकसान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूंग फसल में चने की फली छेदक, चित्तीदार फली छेदक और नीली तितली जैसी सुंडियाँ लगती हैं। अगर चने की फली छेदक के बारे में जानकारी दी जाए तो ये फली छेदक मुख्य रूप से मुलायम पत्तियों, पुष्प और कलियों व फलियों को खाती है। यह कीट अपने पूरे लाइफ साइकिल में इसकी वयस्क लार्वी करीब 30 से 40 फलियों को नुकसान करती है। इसकी मादा लार्वी मादा माथ करीब 1200 से लेकर 1400 अंडे पौधे के शीर्ष भाग पे देती है। प्रायः ये माथ पुष्प या कलियों पे प्राथमिकता देती है अंडे देने के लिए। इसकी जो सुंडी होती है शुरुआत में हरे, पीले व नारंगी रंग के होते हैं और बाद की अवस्था में ये सुंडियाँ काले और मटमैले रंग की हो जाती हैं। ये सुंडियाँ अगर देखा जाए तो सिर से लगा हुआ जो खंड होता है एक कुबड़नुमा आकृति होती है, जो इसकी मुख्य पहचान होती है। क्षति के लक्षण जो हैं इस कीट के मुख्य रूप से आप देखेंगे तो शुरुआती अवस्था में पत्तियों का झड़ना, उसके बाद सुंडी फली के अंदर छेद करके सुंडी फली को अंदर ही खाती रहती है और लास्ट में देखेंगे कि फली में कई सारे गोल छिद्र दिखाई देते हैं। प्रबंधन के तरीके, इस कीट को प्रबंध करने के लिए बुआई से पहले ग्रीष्मकालीन जुताई करना बहुत आवश्यक है, ताकि जो सुसुप्तावस्था मिट्टी में ही उनको खत्म किया जाए। इसके अलावा बुआई के समय मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना चाहिए। जो ज्वार और बाजरे के साथ अगर फसल चक्र अपना रहे हैं किसान भाई तो काफ़ी लाभान्वित होंगे। और साथ में किनारों के ऊपर गेंदे का पुष्प लगाने देने से इस मुख्य फसल को बचाई जा सकती है। इसके अलावा अगर वानस्पतिक और पुष्पीकरण अवस्था आ गई है तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो टी बर्ड पर्चर, जिसको शिकारी बर्ड पर्चर के नाम से जानते हैं, तो अगर जगह जगह इस लगा देते हैं किसान भाई, तो जो शिकारी पक्षियां होती हैं वो खेत के पास आके बैठेंगी और सुंडियों को चुन चुन कर खा जाती हैं। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसकी निगरानी हेतु हम सलाह देते हैं कि किसान भाई
फेरोमोन ट्रैप, जिसको गंध प्रपंच के नाम से जानते हैं, फेरोमोन ट्रैप करीब करीब 7 से लेकर 8 पर एकड़ के हिसाब से अगर किसान भाई लगाते हैं तो काफ़ी हद तक इसकी पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे कीट की संख्या बढ़ रही है, सुंडियों का आक्रमण बढ़ रहा है, तो हम सजेस्ट करेंगे कुछ वानस्पतिक दवाइयाँ जैसे NSKE 5% या नीम तेल करीब 3000 ppm के हिसाब से छिड़काव करने से काफ़ी हद तक सुंडियों की पॉपुलेशन कम की जा सकती है। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। खेती में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। इसके कई तरह के नुकसान हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक तो ये कि मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, मानव स्वास्थ्य भी इससे सुरक्षित नहीं है और दूसरी तरफ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान पर्यावरण के साथ मिलकर चलें और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। कैसे प्राकृतिक खेती से लाभ हो सकता है, हमारे किसान कैसे इसे अपना सकते हैं और अपनी आय को भी सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ विशेष रहा इसमें, आइए डालते हैं नजर। प्रस्थान है दिल्ली का उजवा कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ कुछ वैज्ञानिक जुटे हैं और कुछ किसान भी। सबका एक ही उद्देश्य है, खेती को रसायनों के अभिशाप से मुक्ति दिलाना। मुक्ति दिलाने की तरकीबें वैज्ञानिक सुझाते हैं और उन्हें लागू करने का जिम्मा किसानों पर है। प्राकृतिक खेती पर इस जागरूकता कार्यक्रम में जोधपुर स्थित कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 2 और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जहाँ किसान है साथ साथ में कंज्यूमर भी है और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो लेता है, तो मार्केट में आज के दिन ये अवेयरनेस भी है कि मैं ये मानता हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एज़ कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जिसमें फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसके मुकाबले में वो कम होता है। कम होता है तो किसान को कीमत भी कम मिलती है, लेकिन ऑर्गेनिक होने की वजह से जिनको अवेयरनेस है उसको उसका दाम अच्छा मिलेगा और जो भी कंज्यूमर उसको ले जाएंगे, जो भी उसका सेवन करेगा, उसको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती को कैसे वैज्ञानिक खेती के रूप में हम किसानों भाई अपनाएं, इसके बारे में उनको प्रोत्साहित करें, उनका ज्ञान वर्धन करें, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको अच्छी अच्छी तकनीक बताएं। इन सब पर आज का 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। उजवा के दिल्ली के जो एकमात्र केवी के है उसमें किसान भाई बहुत ही प्रोत्साहित हुए और हम समझते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र उजवा की ये जो मुहिम है ये एक आंदोलन के रूप में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में और प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादित जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके कंजम्पशन को बढ़ाने में दिल्ली और पूरे NCR क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी इस पर पूरा यकीन है। प्राकृतिक खेती देसी गाय आधारित तकनीक है। इसे अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के आसपास के गांवों में भी बहुत से किसानों ने इसे आजमाया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ही प्रशिक्षण लिया है। ऐसे किसानों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इसके आयोजन के लिए हमने जो है 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 2 दिवसीय अपने कृषि विज्ञान केंद्र में किए हैं और लगभग 20 के आसपास अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किए हैं और 12 किसानों के बीच में हमने जो दिल्ली के किसान हैं जो उनके यहाँ जाकर डेमोस्ट्रेशन भी लगाए हैं, जिनको देख करके जो किसान हैं और भी दूसरे किसान हैं अपना रहे हैं उनको और अच्छे से अच्छा जो है प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं हम, जैविक खेती या आपके परंपरागत खेती, ये सब चीज़ मिलती जुलती चीज़ें हैं जिनका सभी का एक ही उद्देश्य है कि जहर मुक्त खेती को बंद करना, यानी कि ही इन सभी का प्रयोग होता है और इसके माध्यम से हम उत्पाद तैयार करके खेत में प्रयोग करते हैं और खेत की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक खेती उपभोक्ता को शुद्ध भोजन और दूसरे उत्पाद मुहैया कराती है।
लेकिन शुरुआती 2 से 3 वर्षों के दौरान इसमें उपज कम रहती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण के दौरान ऐसे तरीके बताए जिससे शुरुआती वर्षों में भी अच्छी आय प्राप्त की जा सके। मूल्यवर्धन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। खास तौर से महिलाएं मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। आइए नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। मछली पालन आज के समय में व्यावसायिक रूप ले चुका है और इसके अलावा हमारे युवा भी इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। मछली पालन को अपनाकर न सिर्फ अपनी खाद्य सुरक्षा, साथ ही साथ पोषण सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि मछली पालन से जुड़ी बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मछली पालने के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसमें कम से कम 6 महीने पानी उपलब्ध रहे और गर्मी के दिनों में भी कम से कम 5 फीट पानी भरा रहता हो। अगर ऐसा तालाब नहीं है तो अगल बगल से पानी की व्यवस्था करनी होगी। आप चाहें तो नया तालाब खुदवा सकते हैं। नए तालाब के लिए निचली जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहां पानी ज्यादा समय तक रुकता हो। दोमट मिट्टी ज्यादा समय तक पानी रोकने वाली होती है। वैसे तो छोटे तालाब में मछली पल जाती है, लेकिन अगर कम से कम आधे एकड़ का तालाब होगा तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी। तालाब आयताकार हो और चौड़ाई के मुकाबले लंबाई 3 गुना होनी चाहिए। तालाब की तलहटी में पेड़ की जड़ या पत्थर को ना छोड़ें। आगे चलकर ये मछली पकड़ने में रुकावट बनेंगे। अगर तालाब में पानी भरने के लिए नदी, नाला या नलकूप हैं, तो 5 से 6 फीट की गहराई काफी है, वरना ये 10 से 11 फीट रखनी होगी। मछली का बीज छोड़ने से 8 से 10 दिन पहले तालाब में गोबर और चूना डालना है। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए 40 क्विंटल सड़े गोबर की जरूरत होती है। इसे एक साथ नहीं बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। शुरू में 8 क्विंटल, इसके बाद हर माह 4-4 क्विंटल। तालाब में चूना डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां की मिट्टी अम्लीय है। महीन पाउडर चूना तब देना है जब तालाब सूख गया हो और सभी बेकार मछलियों को उससे निकाल लिया गया हो। तालाब में रासायनिक खाद भी देना जरूरी है। इसके लिए 80 किलो DAP, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें। इसे भी एक बार में नहीं देना है, बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। अगर आपके तालाब में सड़े गले पत्ते या इसी तरह की दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर गोबर की मात्रा कम की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि तालाब में किस तरह की मछलियां पालनी हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद ये बात सामने आई है कि अगर 6 किस्मों की मछलियां एक साथ पाली जाएं, तो पैदावार ज्यादा होती है। इन 6 किस्मों में शामिल हैं कतला, मृगल, रोहू, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप और कॉमन कॉप। इन किस्मों को पालने से सभी तरह के भोजन का सही से उपयोग हो जाता है। वैसे भी इन मछलियों की आपस में दोस्ती होती है और बड़ी मछलियां छोटे बच्चों को नहीं खाती। तालाब में जगह सीमित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मछलियों का बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर बीज बड़े आकार का यानी 3 इंच लंबा है तो 1 एकड़ में 4000 बीजों की जरूरत होगी और अगर लंबाई 1 इंच है तो 10,000 बीज डालने होंगे। अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद के अलावा पूरक आहार भी देना होता है। इसके लिए सरसों की खली और धान का कूड़ा समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम डालते रहें। बीज डालने के बाद हर महीने जाल डालकर आहार फिर से शुरू कर दें। अगर मछली पानी की सतह पर समूह बनाकर घूमे तो समझ लें कि वो भोजन तलाश रही है। ऐसे में पूरक आहार बढ़ा दें। अगर मछली अकेले घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तालाब से सभी मछलियों को एक साथ नहीं निकालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके पकड़ना है। इससे उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह 1 एकड़ तालाब से साल भर में 15 क्विंटल मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो
तो देखा हमने कि मछली पालन के कितने लाभ हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आप नई तकनीक और साथ ही विशेषज्ञों की सलाह के साथ ही इस क्षेत्र में कदम रखें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। किसान यानी संघर्ष, परिश्रम और किसानों की इसी मेहनत की वजह से हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लेकिन आज के समय में एक कदम आगे बढ़ते हुए कृषि स्टार्टअप से भी जुड़ा जा रहा है। इसके कई तरह के फायदे हैं। एक तो ये कि पारंपरिक खेती को एक नया रूप मिल रहा है और साथ ही आय के नए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही सफल किसान की कहानी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, रेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हम अलग अलग जिले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं डीडी किसान के एआई एंकर कृष से, जो कि खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक और केरल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक में किसान उड़द की बुवाई करना शुरू कर सकते हैं। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक डालें और उड़द के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। मूंग के खेत से घास फूस निकाल लें और मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। इसके साथ ही सोयाबीन की बुवाई करें और सोयाबीन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई करने का समय सही है। किसान टमाटर की बुवाई कर लें, वहीं आम की रोपाई कर सकते हैं। इस समय तरबूज के बागों की देखभाल करें और कर्नाटक में मूंगफली की खुदाई कर लें। बात करें केरल की तो केरल में धान की रोपाई कर सकते हैं। किसान धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, वहीं नारियल की रोपाई कर लें। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। अभी नारियल में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा केले के बागों में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। साथ ही साथ केले की रोपाई करें। यहाँ रबड़ की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए ही लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में सुपारी के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करते हैं कृषि सखी की। जी हाँ, कृषि सखी से हमारी महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, साथ ही उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। इसके अलावा एक और लाभ है, वो ये कि कृषि के साथ जुड़कर वो अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। साथ ही किसानों को भी इससे लाभ हो रहा है। महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके माध्यम से वो गांव-गांव पहुंच रही हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवेयर कर रही हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती से जुड़ने के क्या लाभ हैं, इसे भी विस्तृत तरीके से समझा रही हैं। आइए जानते हैं कृषि सखी के बारे में विस्तार से। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में है। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन है और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप दर्शकों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58 CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत